मेरा बिहार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं भागलपुर के टीएनबी लॉ कॉलेज में और यहाँ छात्र छात्राएं यहाँ के हमारे साथ मौजूद हैं। इन कानून के विद्यार्थियों से हम बात करेंगे बिहार के बारे में। आपको क्या लगता है, क्या बिहार वास्तव में पिछड़ गया? हाँ, बिहार वास्तव में पिछड़ गया है। इसका सबसे मुख्य मुद्दा है जातिवाद। बिहार में जातिवाद एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके कारण बिहार आज राष्ट्रीय स्तर पर एक पिछड़ रहा है। लेकिन अब हम युवाओं को बहुत ही जागरूक होकर के अपना मताधिकार का प्रयोग करना होगा, जिससे एक जागरूक सरकार और जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल सरकार बने और जो कि विधि और जो विधि व्यवस्था जो कि बिहार की गड़बड़ा रही है उसको सुधारे। भारत के बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान दे और युवाओं को रोजगार के प्रति वो ज़्यादा ध्यान दे। हम ऐसी सरकार चाहते हैं। आपको लगता है कि जो ये कह रहे हैं वो सही है, जातिवाद एक प्रमुख कारण है बिहार के विकास के मामले में पिछड़ने का? जी हाँ, जातिवाद एक बहुत बड़ा कारण है जो कि बिहार के पिछड़ेपन में मुख्य भूमिका निभा रही है। अगर बिहार से जातिवाद खत्म हो जाए तो मैं मानता हूँ बहुत हद तक इसमें सुधार आ सकती है। अगर हम देखें जो विकास के मानक होते हैं, चाहे उसे जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें या फिर प्रति व्यक्ति आय की बात करें या शिशु मृत्यु दर जो होती है, वो बिहार में राष्ट्रीय औसत के मुकाबले ज़्यादा है। विकास के कई मानकों में बिहार पीछे है। आपको लगता है कि एक समग्र प्रयास नहीं किया गया या फिर जो राजनीतिक नेतृत्व था वो उस दिशा में सीधे तौर पर आगे नहीं बढ़ पाया? क्या वजह मानते हैं? फिलहाल यही वजह माना जाए कि यहाँ कई तरह सरकार चेंज भी हुए हैं, इसमें कोई प्रभाव। भागलपुर पहले स्मार्ट सिटी थे, अभी फ़िलहाल कुछ स्मार्ट सिटी टाइप लगता नहीं है, कुछ सुधार ही नहीं है भागलपुर हमारे। हमें ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ कई सारे बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिख के बेरोजगार भी हैं, उसे रोजगार भी नहीं मिल पा रही है। आप बताइए, आपकी नज़र में क्या लगता है, क्या अहम मुद्दे हैं बिहार में? जातिवाद के साथ साथ है सबसे बड़ी बात कि यहाँ शिक्षा का अभाव है। लोगों की मेंटलिटी ग्रोथ कर ही नहीं रही है। पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद लोग ये सोचते हैं कि हमारा जाति आगे रहे। लड़कियों को अधिक पढ़ाई नहीं करना है, लड़की का जन्म नहीं होना चाहिए, इसलिए शिशुवध किया जा रहा है। दहेज को लेकर ज़्यादातर बिहार में हो रहा है। रीज़न सब यही है क्योंकि लोगों को पैसा का अभाव है। रोजगार की कमी होने के कारण भी बिहार सबसे पीछे रह रहा है। लड़कियों की शिक्षा के मामले में बिहार कितना आगे आया है? क्या बहुत कुछ किया गया है या अभी भी बहुत लंबे आगे चलना है इस रास्ते पर? जी, पहले से तो शिक्षा के दौरान बिहार आगे हुआ है, लेकिन अभी भी गांव में ले लीजिए, बेटियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, इसलिए कि बेटियों को बाहर नहीं भेजना है। क्यों? ये थिंक गलत है। बेटी भी आगे बढ़ सकती है, पढ़ सकती है, अच्छा कर सकती है। और हाँ, फिलहाल अभी बहुत अच्छा कर रही है, बेटियां आगे बढ़ रही हैं और पढ़ाई के मामले में भी बेटी आगे है। इसलिए मेरा मानना है कि गांव में जो भी ये सोचते हैं गांव घर में कि बेटी को नहीं पढ़ा देना चाहिए, वो गलत सोच रहे हैं। बेटी को पढ़ना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है, आपको लगता है कि बिहार में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो कैसी है? आप अपने नज़रिए से अभी और सुधार करने की ज़रूरत है। बिहार में कानून को लेकर लोग जागरूक हैं, लेकिन और जागरूक होने की ज़रूरत है। आप लोगों को क्या लगता है? आपको लगता है सुरक्षित महसूस करती हैं यहाँ पर, या फिर लगता है कि अभी इस मोर्चे पर बहुत पहल किए जाने की ज़रूरत है? जी, सुरक्षा तो यहाँ पे सुरक्षित सभी लड़कियों को महसूस नहीं होता है। सुरक्षित है सब यहाँ पे। जब भी हम लोग रात को लेट से आते हैं या जाते हैं तो फिर हमें 8 बजे से पहले या उससे पहले ही हमें घर में रहने की इजाज़त दी जाती है। बिहार जहाँ पर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ करते थे, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। बहुत सारे छात्राएं बिहार से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में। आपको क्या लगता है, शिक्षा के मामले में बिहार प्रगति कर पाया जितनी करनी चाहिए थी? बिहार में खास करके शिक्षा सबसे चौपट हो गया है। बिहार में जो सरकारी स्कूल में जो पढ़ाया जाता है आपका 1 KG से 10 तक, और वही जो सरकारी मिशन यानी प्राइवेट जो मिशन जो क्रिश्चियन का जो है उस स्कूल में इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जाता है। वैसे स्टूडेंट अगर घर में अगर आता है तो लाइफ इज यूजलेस विदाउट एजुकेशन, देयर आर नथिंग बट वाटर, इस तरह से वो इंग्लिश में बोलता है। दावा है सरकार का, राज्य सरकार का, कि जो इनरोलमेंट है, नामांकन जो है वो प्राथमिक स्कूलों में बढ़ा है, जो ड्रॉप आउट है वो घटा है। आप लोग कह रहे हैं कि शिक्षा का स्तर सही नहीं है। आपको क्या लगता है, शिक्षा के मामले में प्राथमिक शिक्षा हो या फिर उच्च शिक्षा हो, बिहार को आप कहाँ खड़ा देखते हैं?
चाहे प्राइमरी स्कूल हो या मिडिल स्कूल हो या हाई स्कूल हो, यहाँ पे शिक्षा में अच्छी क्वालिटी एजुकेशन का अभाव है। अगर आप प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है और गवर्नमेंट स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ की सरकार इस मामले पे कभी गंभीर रूप से सोचती ही नहीं। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू भी कुछ लोग कहते हैं, गुड गवर्नेंस का दावा करते हैं उनके समर्थक। आपको क्या लगता है, शिक्षा के मामले में गुड गवर्नेंस का दावा खरा उतरता है? लड़कियों के लिए साइकिल योजना या कपड़े की योजना या मिड डे मील या इस तरह की कितनी योजनाएं हैं जिससे कि लड़के अगर गरीब घर के भी हैं तो वो उनको खाने पीने और कपड़े, किताबें और साइकिल आने जाने की व्यवस्था है, लेकिन उनके पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनको प्रोत्साहन दें। ये भी एक बहुत बड़ी कमी है गाँव के खासकर इलाकों में कि वो बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते। एक जो अहम मुद्दा रहता है कि नौकरियां मिलें, सरकारी सेक्टर में नौकरियां मिलें, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां मिलें। केवल सरकारी नौकरियों से रोजगार की जो दिक्कत है, जो किल्लत है, उसे दूर नहीं किया जा सकता। क्या वजह मानते हैं आप कि यहाँ पर क्या पर्याप्त मात्रा में नौकरियाँ बिहार में मिलती हैं? नहीं, अभी तो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह हमारा बिहार जो है आरक्षण के बीमारी से ही जूझ रहा है। जितने भी यहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं या मिनिस्टर बनते हैं, सिर्फ अपने क्या कहते हैं जाति समीकरण या किसी मेजॉरिटी को, खास मेजॉरिटी को लेकर अपना सरकार बनाने की इच्छा रखते हैं और यहाँ विकास की ओर कोई ध्यान नहीं है। और ना ही कोई यहाँ किसी भी प्रकार की फैक्ट्री आती है या ना ही कोई उद्योग लगता है, इसकी कोई बात नहीं करता है। आप बताइए कि आपको लगता है कि बिहार में नौकरियाँ मिल जाएंगी छात्राओं को? हाँ जरूर, लेकिन यहाँ उतनी फैसिलिटी नहीं है कि ये यहाँ रह सकें, क्योंकि मेरा मानना यह है कि बाहर ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है रोजगार के मामले में। आपको लगता है कि उद्योग धंधे यहाँ पर लग रहे हैं ज़रूरी मात्रा में, या फिर और इस पर प्रयास किए जाने की ज़रूरत है? जी, अभी इस पे और ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत है और जब तक हम इस पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर लोगों को अच्छा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा यहाँ। क्या वजह रही है आपको लगता है, आप बताएं, कि बड़ी संख्या में जो युवा बेरोजगार हैं उन्हें नौकरियां नहीं मिल पाई? यहाँ की जो सरकारें हैं उनके कारण, क्योंकि जितनी भी सरकारें आती हैं वे सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स में लगी रहती हैं, ना वो स्टूडेंट्स के ऊपर ध्यान देते हैं ना किसी चीज़ के ऊपर। जैसे वो सिर्फ पॉलिटिक्स पे ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ पा रहा है ना ही शिक्षा व्यवस्था। राजनीति पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आपको लगता है कि अगर उद्योग धंधे लगाए जाएँ, उस पर प्रयास किए जाएँ, तो जो रोजगार की समस्या है उसको दूर किया जा सकता है यहाँ पर? जी हाँ, जहाँ ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगे वहाँ के लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट करने का मौका मिलेगा, बाहर नहीं जाना मिलेगा, जिसके कारण कि उस राज्य की तरक्की होगी। और अगर बिहार में अपने शहर में अगर लोग अपने शहर में एम्प्लॉयमेंट करेंगे तो वहाँ की ही तरक्की होगी। बिल्कुल, हम जानते हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ से बड़ी संख्या में लोग इंजीनियर्स या डॉक्टर बनने बाहर जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर दूसरे राज्यों में नौकरी की तलाश में जाते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या कमी रह गई, किस मोर्चे पर जो है पहल नहीं हो पाई ठीक से, इसलिए बड़ी संख्या में, चाहे वो युवा हों, मध्यम वर्ग के लोग हों, या बड़ी संख्या में हम जानते हैं बिहार के मजदूर बाहर जाते हैं, दूसरे राज्यों में दिल्ली जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, पंजाब जाते हैं, असम जाते हैं, वहाँ पर नौकरियों की तलाश में, मजदूरी की तलाश में जाते हैं। क्या वजह आप मानते हैं? यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की कमी है, जिसके कारण कोई भी यहाँ पे बिजनेस सेटअप करना नहीं चाहता है। तो ज़रूरी है लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम को और ज़्यादा वाइब्रेंट, स्ट्रांग बनाने की, तब भी यहाँ पे रोज़गार के अवसर मिलेंगे। इसके साथ साथ ज़रूरी है करप्शन को कम किया जाए। इसके लिए चाहे किसी भी तरह का करप्शन हो, चाहे ग्रांट करप्शन हो या फिर छोटे मोटे करप्शन हो या फिर पब्लिक करप्शन, प्राइवेट करप्शन, और इसके साथ साथ इसको ख़त्म करने के लिए पीपल पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है। हमें एक्टिव होना होगा, हमें उसमें करप्शन को ख़त्म करना होगा, इन्फोर्स कराना होगा सिस्टम को। कानून व्यवस्था बिहार में एक बड़ा मुद्दा रही है। पिछले 2 दशकों से लगातार इसकी बातें होती रही हैं, और इन चुनावों में भी ये कहा जा रहा है कि जंगल राज की वापसी एक बड़ा मुद्दा बनेगा। खास तौर पर बीजेपी इसे उठाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर हम और छात्रों की राय लेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि कानून व्यवस्था एक अहम मुद्दा है यहाँ बिहार में। लॉ एंड ऑर्डर बिहार के लिए सर्वोपरि बहुत प्रमुख है। अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर नहीं रहेगा तो जो हमारे बिहार में क्राइम हुआ, न आपका बाथे कांड, मियाँपुर कांड, ये बड़े बड़े मिनिस्टर से ही कनेक्ट करके किया जाता है। आखिर लोकसभा विधानसभा में दागी व्यक्तियों को टिकट क्यों दिया जाता है? इसलिए टिकट दिया जाता है वैसे व्यक्ति ज़्यादा पॉलिटिक्स में आगे बढ़ता है। दागी लोगों को टिकट देना या फिर
दागी लोगों का जो है विधानसभाओं में पहुंचना, इस मुद्दे को आप किस तरह देखते हैं? उनके लिए एक शिक्षा निर्धारित होनी चाहिए, क्योंकि एक चपरासी के लिए, चपरासी की नियुक्ति के लिए कम से कम मैट्रिक पास शिक्षा निर्धारित होती है। और जो मतलब जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, जो कानून बनाते हैं, उनके लिए कोई शिक्षा निर्धारित नहीं होती है। सबसे पहले तो उनके लिए एक शिक्षा निर्धारित होनी चाहिए ताकि मतलब वे सही कानून बना सके। आपको क्या लगता है, कानून व्यवस्था वास्तव में एक बड़ा मुद्दा है यहाँ बिहार में, या फिर सिर्फ हो हल्ला मचाया जा रहा है? कानून व्यवस्था ये सबसे खराब है। यहाँ कानून व्यवस्था की सबसे ज़्यादा कमी है। कोई भी सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था सबसे कड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर सरकार ऐसी होनी चाहिए जो कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से ध्यान दे, और कानून व्यवस्था रहेगी तभी लोग सुरक्षित, अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। खासकर महिलाएं तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल कानून व्यवस्था एक अहम मुद्दा है यहाँ लोगों का मानना है, और किस कानून व्यवस्था से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो महिलाएं होती हैं, छात्राएं होती हैं। लिहाजा छात्राओं के विचार जान लेते हैं इस मुद्दे पर कि क्या उन्हें क्या लगता है कि कानून व्यवस्था एक गंभीर मुद्दा है, और बिहार की कानून व्यवस्था कैसी है, आप बताएं। एक्चुअली मेरा तो यही ओपिनियन है कि बिहार का कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छा नहीं है। जो भी लोग विधि बनाते हैं, लॉ को बनाते हैं, उनको खुद ही लॉ का ज्ञान नहीं रहता है। पलायन पर हम बात करेंगे, चूंकि बिहार इस मामले में बहुत कहें ये मुद्दा उठता रहा है कि आखिर क्यों बड़ी संख्या में युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं बिहार से, या फिर मजदूर जाते हैं दूसरे राज्यों में। इसकी क्या वजह मानते हैं यहाँ के युवा, हम उनसे बात करेंगे। क्या आपको लगता है कि क्यों इतनी बड़ी संख्या में पलायन करते हैं यहाँ के मजदूर, यहाँ के युवा? सर रोज़गार की बात है तो सर सबसे पहले यहाँ पे सर घूस लिया जाता है एक चीज़। और कोई भी चीज़ हमें अगर कोई इंडस्ट्री सब खोलना होता है तो पहले हमें सरकार को इतना पैसा देना होता है, तभी हम लोग खोल सकते हैं। गवर्नेंस एक मुद्दा, इसलिए नहीं इंडस्ट्री लग पा रही। और सर मनरेगा का बात हुआ तो सर कोई भी चीज़ अगर बनता है तो सर उसके आधा पैसा सर उधर मतलब सरकार ही रख लेता है। भ्रष्टाचार एक मुद्दा है। आपको लगता है कि मनरेगा उस तरह से जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पाया है, या फिर गुड गवर्नेंस के मुद्दे हैं जिसकी वजह से ज़मीनी स्तर पर बहुत सारे उद्योगपति या जो है निवेश जो करना चाहते हैं वो निवेश करना नहीं चाहते? क्या कहना चाहते? ये तो बिहार किसानों का राज्य है। सबसे पहले यहाँ हम ग्रामीण स्तर से ही जब बात करते हैं तो पहले मनरेगा, सरकार कटिबद्ध है कि हम सभी को रोजगार देते हैं, मगर वो धरातल पर कुछ है नहीं। मनरेगा सिर्फ पेपर में है, ऑन पेपर, उसके बाद कुछ है नहीं। सभी उसके बाद जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से पैसा ऊपर तक चला जाता है, धरातल पर उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। ना कोई उद्योग है जो कि लोग यहाँ के मजदूर वर्ग भी उसमें काम कर सकें। जिस कारण है कि यहाँ मजदूर वर्गों का भी पलायन बाहर होता है। कहीं भी आप बता दीजिए कि कोई एक इंडस्ट्री के बारे में कोई बात नहीं करता है, ना कोई सोचता है। बस यहाँ इसीलिए बेरोजगारी भरी हुई है। हम जानते हैं कि बहुत कृषि प्रधान क्षेत्र है बिहार, एक बड़ा हिस्सा, बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है बिहार में। कहीं पर केला बहुत होता है तो कहीं पर मखाना होता है। यहाँ भागलपुर में देखो तो रेशम उद्योग रहा है। आपको लगता है कि जो छोटी छोटी इंडस्ट्री है, उद्योग धंधे हैं, वो विकास नहीं कर पाए, ये वजह है पलायन की, या फिर बड़े उद्योग नहीं लग पाए? क्या लगता है? हाँ, ये सब यहाँ बहुत बड़े बड़े उद्योग नहीं लग पाते हैं। यहाँ एक बड़ी समस्या है बाढ़। यहाँ कोसी नदी है जो बिहार का शोक कहलाती है। यहाँ सदियों से कोसी नदी को हम लोग सिर्फ शोक कहते हैं, वो हमारे लिए वरदान भी बन सकती है। अगर हम नदियों को और गहरा कर दें तो वो उसका हम लोग इस्तेमाल अच्छे अच्छे कामों में, इंडस्ट्री, नहरों का जाल, हाँ, तो उससे बाढ़ की समस्या कम हो सकती है, जिससे इंडस्ट्री बहुत अच्छा से बढ़ सकता है। कृषि से जुड़े जो उद्योग धंधे हैं उनका विकास हो पाया है क्या बिहार में? अगर वो हो जाए तो काफ़ी हद तक ग्रामीण स्तर पर रोजगार सुधर जाएगा। हाँ, यदि मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी फैक्ट्री या कोई भी मतलब किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं, मतलब फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, तो मेरा मानना है कि इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का चांसेस होगा। और मेरा एक मानना है कि जैसे बिहार में खासकर मॉडल एजुकेशन मस्ट है कि मॉडल एजुकेशन हर एक स्कूल्स, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड होना चाहिए, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि गलत सही क्या है, बहुत गलत सही का पता चलता है। तो मेरा मानना है कि मॉडल एजुकेशन पे भी फोकस होना चाहिए, तो इससे हमारा बिहार का विकास होने का चांसेस। बिल्कुल। पलायन की अगर बात करते हैं तो हम छात्राओं से इनकी राय जान लेते हैं कि आखिर इन्हें क्या लगता है कि क्या वजह है पलायन की। क्या बड़े अवसरों की तलाश में यहाँ के बिहार के युवा पलायन कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर उस तरह के विकल्प नहीं है, इसकी वजह से पलायन करना पड़ रहा है? क्या लगता है आपको? आप बताएं, क्या वजह है पलायन की?
क्योंकि यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहे हैं लोगों को, जिसकी वजह से जितने भी युवा लोग हैं वो बाहर चले जा रहे हैं। अगर यहाँ सरकारें अच्छी होंगी तो जिसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। ना ही यहाँ बेरोजगार है, ना ही शिक्षा है, जिसकी वजह से लोग यहाँ से बाहर निकल जा रहे हैं। मजदूरों को भी यहाँ से बाहर जाना पड़ रहा है इंडस्ट्री की वजह से, तो यहाँ से बाहर जाके लोग काम करना चाहते हैं। क्या लगता है आपको? यहाँ इंडस्ट्री की बहुत कमी है और इसलिए सारे यंगस्टर बाहर ही जाते हैं। जैसे जमशेदपुर हो गया, टाटा इंडस्ट्री कितने बड़े इंडस्ट्री है, और यहाँ तो ऐसे भी बहुत कमी है। हम और बात करेंगे कुछ अन्य अहम मुद्दों पर कि आखिर इन कानून के विद्यार्थियों की नज़र में बिहार कैसा हो, इनके सपनों का बिहार कैसा हो, उस पर हम बात करेंगे कि आखिर ये क्या चाहते हैं कि आने वाले जो दिनों में जो सरकार आएगी, जो नई सरकार आएगी, उससे किन अहम मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। ये बताइए, आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों को आप सबसे प्राथमिकता में रखना चाहते हैं? सबसे तो मैं पहले मेन मुद्दा तो बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो बिजली का सुविधा और जो रास्ता है बहुत ही घटिया है, जिसके चलते यहाँ अगर प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ भी कोई आना चाहते हैं तो वो भी आने से पहले डरता है कि अगर हम यहाँ आएंगे तो मेरा भी इंडस्ट्रीज़ ठप हो जाएंगे। काहे कि जब लाइन की सुविधा नहीं है, रास्ता की सुविधा नहीं है, तो उसके लिए तो बहुत सारे दिक्कतें आएंगे। यानी कि आपके सपनों के बिहार में आवागमन का साधन बेहतर होना चाहिए और बिजली व्यवस्था सुधरनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि आपके सपनों के बिहार में सबसे अहम ऐसा क्या है जिसमें सुधार होना चाहिए? शिक्षा। मुझे लगता है कि बिहार में शिक्षकों की काफ़ी कमी है। अगर शिक्षकों की कमी कहीं नहीं भी है सरकारी संस्थानों में, तो अच्छे शिक्षकों की कमी है। तो मेरे सपनों का बिहार शिक्षित होना चाहिए, रोज़गार के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट और करप्शन फ्री होना चाहिए। तो शिक्षा मेरा मेन मोटिव है। बिल्कुल, आप बताएं कि आपके सपनों का बिहार कैसा होना चाहिए? मेरे सपनों का बिहार बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जहाँ की बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कें। इसका मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पर आए और यहाँ पर अपना सेटअप करे, और उसके बाद यहाँ के जो सैकड़ों हज़ारों लोग जो बेरोजगार हैं उनको रोज़गार मिल सके। क्या आपको क्या लगता है? यहाँ शिक्षा की व्यवस्था अच्छा होनी चाहिए, स्वास्थ्य और बहुत सही सड़कें, जैसे जाम लग जाते हैं यहाँ पे कानून की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए और आवागमन के साधन बेहतर होने चाहिए। दरअसल जो सामाजिक बुनियादी ढांचा है और आर्थिक बुनियादी ढांचा है, उसका बेहतर विकास होना चाहिए, जिससे बिहार विकास के रास्ते पर तेज़ी से आगे बढ़ सके। बिहार, इन छात्रों के सपनों का बिहार कैसा हो, इसके लिए हम और बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपके सपनों के बिहार में सबसे अहम क्या है? मेरे ख्याल से लगता है सारे लोग को जानना चाहिए कि जिस तरह हम अपने बिहार को मतलब प्रगति करना चाहते हैं, जहां हम लोग किसी दूसरे जगह इंडस्ट्री में काम करते हैं, मुंबई, दिल्ली, अगर उसी तरह का सारा अवेलेबल हमारे बिहार में हो जाए तो कभी कोई भी युवा मुंबई, दिल्ली की ओर नहीं भागेंगे। अब मेरा सबसे मेन सपना है कि मेरा बिहार एक अच्छा और सबसे अच्छा राज्य बनाया जाए। हमारी ऐसी सरकार आए जो बिहार को सबसे उच्च स्तर के नाम से जाना जाए। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि जो बातें हो रही हैं, चूँकि अब चुनाव सामने आ रहा है, जो राजनीतिक दल हैं, जो राजनीतिक नेता हैं, वो जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो मुद्दे सही हैं, या फिर आपको लगता है कि असल मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं बिहार में? असल मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं। यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है, ठेके वाली सरकार है, यहाँ पे ठेके से काम किया जा रहा है। कुछ लोगों को कम पैसा दे के आप किसी से काम कराइएगा तो वो उतना ही शिक्षा देंगे। यहाँ के लोगों को तो कहा जाए कि डिग्री पैसे पे मिल रही है, और आपराधिक गतिविधि जो बिहार में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है उस पर नियंत्रण होना चाहिए, तभी हमारा इंडस्ट्रीज लगेगा, युवाओं को रोज़गार मिलेगा और युवा आगे बढ़ेंगे। अगर भागलपुर की बात करें तो स्मार्ट सिटी के रूप में भागलपुर का ऐलान किया गया है। आपको लगता है कि इससे कम से कम भागलपुर की स्थिति आने वाले दिनों में सुधरेगी क्या? सर, बिहार में ऐसी ही सरकार होनी चाहिए, बिहार में ऐसी प्रगति होना चाहिए कि जैसे कि बिहार के लोग बाहर जाते हैं कोई काम करने के लिए, तो ऐसा बिहार होना चाहिए कि लोग बाहर से बिहार में कार्य करने के लिए आए, बिहार ऐसी उन्नति पर पहुँचे। आप लोगों को क्या लगता है कि स्मार्ट सिटी का चयन किया गया है भागलपुर को, उससे लगता है कि खासकर कोई फ़ायदा होगा भागलपुर को? यहाँ सरकार बन जाती है, लेकिन सरकार यहाँ बनने के बाद वो अपने काम पे ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं सड़कें भी यहाँ कहीं पे यहाँ ख़राब है, और फिर जो बन रही है, हमें उस सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, अच्छी सड़कें हों, लोगों को बाहर ना जाना पड़े नौकरियों के लिए, और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था बेहतर हो, बुनियादी ढांचा है वो बेहतर हो। अपने सपने का बिहार
के बारे में जो ये छात्र छात्रा हैं TNB लॉ कॉलेज के, वो बता रहे हैं। यहाँ हम और बात करेंगे उन छात्रों से जो अपनी बात रखना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं आप? कि हमारा बिहार ऐसा सर, यहाँ पे भ्रष्टाचार सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। भ्रष्टाचार, आप मनरेगा की बात कर रहे थे, मनरेगा पे हम आते हैं, वहाँ सभी को जॉब कार्ड बनाया जा रहा है, बट जो मजदूर का जॉब कार्ड बनना चाहिए उसका नहीं बना, दूसरे लोगों का बनता है। और जहाँ पे मनरेगा पे है कि बस मजदूर काम करेंगे, किसी तरह की मशीनी मतलब उपकरण उस पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार एक मुद्दा है। आपको लगता है कि भ्रष्टाचार रहित बिहार हो, वो आपका सपना है? आपका सपना क्या है बिहार को लेकर? मेरा सपना है मैं ऐसा बिहार की परिकल्पना करता हूं कि जहां पर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया जाए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि बिहार के लोगों को मानसिक तौर पे इतना समृद्ध किया जाए कि वो इस तौर पे नहीं समझे कि हम बहुत कमज़ोर है, हम पिछड़े हैं। क्योंकि अक्सर बिहार के लोग अगर बाहर जाते हैं तो उन्हें पिछड़ा और कमज़ोर समझा जाता है। ये हमारी सरकार को सोचना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आपके सपनों का बिहार कैसे? बिहार में सर्वप्रथम शिक्षा की जो व्यवस्था है वो बहुत स्थिति अच्छी नहीं है। सर्वप्रथम जो आने वाली सरकार है उनसे हम लोग यही निवेदन करते हैं कि सबसे पहले जो बुनियादी शिक्षा है उनमें सुधार किया जाए, जो प्राथमिक स्तर की शिक्षाएं हैं उसमें सुधार किया जाए। और यहाँ जो बिहार में उद्योग धंधे हैं वो नहीं के बराबर है, उद्योग धंधे लगाए जाए। सिल्क का उत्पादन विश्व में सर्वप्रथम स्थान पे भागलपुर का नाम था, आज स्थिति बद से बदतर है। चूँकि यहाँ के जो उद्योग धंधे हैं वो स्थानीय सरकार के रवैये से चौपट हो चुकी है, सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल, शिक्षा व्यवस्था सुधारनी होगी, जिसका जिक्र और कई सारे लोगों ने किया। कानून व्यवस्था का जिक्र किया, बुनियादी ढांचा बेहतर हो, उद्योग धंधे लगाए जाए। यहाँ पर परंपरागत रूप से जो उद्योग धंधे हैं उनको दोबारा शुरू किया जाए, नए उद्योग धंधे लगाए जाए। आपके सपने का बिहार कैसा? हम आने वाली सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं, या जो भी राजनीतिक पार्टियां इस चुनाव में भाग ले रही है उनसे हम ये उम्मीद कर रहे हैं जो कानून की शिक्षा को वरीयता देता हो, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता हो, और जो बिहार को एक बार फिर से विश्व गुरु बनाने का संकल्प लेता हो, उस पार्टी को, उस राजनेता को हम अपना मत दे करके विजेता जरूर बनाएंगे, जो कि बिहार को फिर से एक बार विश्व गुरु का दर्जा दिला सके। ऐसा होना चाहिए कि यहाँ एजुकेशन भी बहुत अच्छे से हो, एम्प्लॉयमेंट भी होनी चाहिए जिसकी वजह से किसी को बाहर ना जानी पड़े, और यहाँ सब कुछ कानून व्यवस्था भी अच्छे से होनी चाहिए। आए दिन बहुत सारे केसेस होते रहते हैं, कानून पे कानून बनते जाते हैं, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल, लेकिन हम जानते हैं कि भागलपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित किया गया है। आपको क्या लगता है, आपके सपने का बिहार कैसा होना चाहिए? मेरे सपने का बिहार विद गुड गवर्नमेंट, विद गुड गवर्नेंस, good education, good electricity and good employment with very high income so that the city can be developed higher. बहुत सारे लोगों ने अपनी बात रखी है बिहार के सपने को लेकर, अपने बिहार के सपने को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा बिहार ऐसा हो जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी हो, और जहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह आने की व्यवस्था भी हो, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बनाए तो कि इंडस्ट्री वाले आएँ और हमारे इंडस्ट्री लगाए और बेरोजगारी को घटाएं। और साथ ही मैं ये भी करना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था भी इस तरह की होनी चाहिए ताकि हमारा बिहार सिर्फ राष्ट्र में नहीं बल्कि विश्व में जाना जाए, और बिहारियों को ऐसा सम्मान मिले जो कि अदर राष्ट्र को मिलता है और अदर स्टेट के वासियों को मिलता है। बिल्कुल, एक ऐसा बिहार हो जिसको लेकर सभी फिर से गौरव से कह सकें कि उनके बिहार में वो सारी सुविधाएं हैं जो किसी दूसरे राज्य में मिलती हैं भारत के वहाँ पर। और साथ ही साथ चाहे वो कानून व्यवस्था हो, शिक्षा का स्तर हो, या फिर उद्योग धंधों की बात हो, बिहार तेज़ी से आगे बढ़े। यहाँ पर भागलपुर के DNB कॉलेज में हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ छात्र छात्राओं की राय यानी मेरा बिहार कार्यक्रम में सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने खुलकर अपनी राय रखी, बिहार के बारे में अपने सपने को साझा किया हमारे साथ। किसी और दिन किसी और शहर में हम होंगे मेरा बिहार कार्यक्रम में। देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।